हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं अध्याय 15 स्वास्थ्य पर। सीजीपीएससी ई पाठशाला का छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 और छत्तीसगढ़ एवं केंद्रीय बजट 2024-25 का बुक मार्केट में अवेलेबल है। इस बुक को आप अपने शहर के नजदीकी बुक डिपो में जाकर के ले सकते हैं। साथ ही साथ हमारे मोबाइल ऐप सीजी बुक्स कार्ट में भी जाकर के हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षण के बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर घरों में फ्री होम डिलीवरी सर्विस के माध्यम से मंगा सकते हैं। हमारा जो आर्थिक सर्वेक्षण का वीडियो सीरीज चल रहा है यूट्यूब पर, उसके सारे कंटेंट आपको इस बुक में मिल जाएंगे। चलिए टॉपिक पे आते हैं, ध्यान दीजिएगा। अध्याय 15 स्वास्थ्य। इसमें सबसे पहले हम एक रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे। ये रिपोर्ट हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है NFHS 5। ठीक, ये जो रिपोर्ट जारी हुआ इसका 5वां संस्करण है, इसलिए इसे NFHS 5 कहा जाता है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5। वर्ष 2019-21 के आंकड़े इसमें जारी किए गए थे। अब ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये है क्या? भारतीय परिवारों के स्वास्थ्य की वस्तु स्थिति के आकलन संबंधी एक बहुचरणीय सर्वेक्षण है। इसे जारी करने वाली जो प्रधान संस्था है वो है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, तथा इसकी नोडल एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय जनसंख्या विज्ञान संस्था मुंबई। इसमें जो प्रमुख घटक है जिन पर फोकस किया जाता है वे है प्रजनन क्षमता, प्रजनन स्वास्थ्य, शिशु व बाल मृत्यु दर, परिवार नियोजन, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, पोषण, एनीमिया इत्यादि। ये जो प्रमुख घटक है जिन पर मुख्य रूप से इस रिपोर्ट पर, इस सर्वे पर फोकस किया जाता है। ये जो आपका रिपोर्ट है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2019-21, ये इसका 5वां संस्करण है। ठीक है, 5वीं बार हमारे देश में यह रिपोर्ट जारी किया गया। वर्तमान में 5वीं बार NFHS आयोजित हुआ है। इससे पहले 4 सर्वे रिपोर्ट जारी हो चुके हैं। वर्ष 1992-93 में पहला आया था, उसके बाद वर्ष 1998-99 में इसका दूसरा रिपोर्ट जारी हुआ, 2005-06 में इसका तीसरा रिपोर्ट जारी हुआ, 2015-16 में इसका चौथा रिपोर्ट जारी हुआ, 2019-21 में इसका 5वां रिपोर्ट जारी हुआ। ठीक है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल के टाइम ड्यूरेशन में, ठीक है, एक लंबे समय अंतराल के बाद ये राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के रिपोर्ट जारी किए जाते हैं, ये सर्वे कराए जाते हैं। और ये सर्वे हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे ही जा रहे हैं और आगे भी बनेंगे जब तक नया रिपोर्ट नहीं आ जाता। और नया रिपोर्ट यानी कि 6 नंबर का रिपोर्ट कब आएगा इसकी कोई जानकारी नहीं है। ये मत सोचिएगा कि 2019-21 का रिपोर्ट है तो इससे क्वेश्चन आएगा या नहीं आएगा। आपको ईयर मेंशन करके नहीं देगा, लेकिन आपको नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 ये दे देगा। ठीक, तो इसके आंकड़े आज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट बने हुए हैं, इसको अच्छे से पढ़ना है। उद्देश्य क्या है इस रिपोर्ट को जारी करने का? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को कई चरणों में जारी करने का मुख्य उद्देश्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा अन्य उभरते मुद्दों से संबंधित विश्वसनीय एवं तुलनात्मक आंकड़े प्राप्त करना इस सर्वे का इस सर्वे का जो है मुख्य उद्देश्य है। अभी तो हमने समझा कि ये रिपोर्ट क्या है। अब इसके आंकड़े को हम पढ़ेंगे। उन आंकड़ों से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंकड़े एक बार में याद नहीं होते, 2 या 3 बार करके उसे कंटिन्यू दोहराएंगे, उसे रिवाइज करेंगे, तब जाकर के आंकड़े दिमाग में बैठेंगे। ठीक है, घबराना नहीं है कि आंकड़े याद नहीं हो रहे हैं। ठीक, ध्यान दीजिए। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जिसमें हम छत्तीसगढ़ राज्य के, हमारे प्रदेश के आंकड़ों को पढ़ने वाले हैं। यहां पर सूचकांक दिए गए हैं, उनकी इकाई क्या है, हमारे छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्र की स्थिति क्या है, ग्रामीण क्षेत्र की स्थिति क्या है। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 2019-21 में क्या आंकड़े आए और पिछले जो आपका सर्वे हुआ था 2015-16 में, उसके आंकड़ों से तुलना करना है। इसमें कथन आधारित प्रश्न भी बन सकता है या डायरेक्ट कोई एक आधी सूचकांक को उठा करके उसके आंकड़े पूछ सकता है एग्जाम में। सबसे पहले नंबर पर है सकल लिंगानुपात। इस लिंगानुपात को आप जनगणना 2011 से कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा। ये जो आपका सकल लिंगानुपात है ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 का है। ठीक, सकल लिंगानुपात जिसकी इकाई है प्रति हजार,
प्रति हजार पुरुषों की तुलना में महिलाओं की स्थिति सकल लिंगानुपात कहलाती है। अगर महिला, ये जो लिंगानुपात है ये 1000 से ज्यादा है, इसका मतलब उस क्षेत्र विशेष में, उस राज्य में महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी है। ठीक, अगर सकल लिंगानुपात की हम बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार हमारे प्रदेश का सकल लिंगानुपात है 1015। इंपॉर्टेंट है, इस आंकड़े को याद रखना। डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का सकल लिंगानुपात कितना है, तो 1015। अगर जनगणना 2011 के आधार पर पूछेगा तो आप जनगणना के आंकड़े लेंगे, लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार तो आपको ये आंकड़े लेना है। अगर हम पिछले रिपोर्ट की बात करें तो पिछला रिपोर्ट जो कि 4th नंबर का था 2015-16, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में लिंगानुपात था 1019। जो नया रिपोर्ट आया है उसमें है 1015, यानी कि 4 अंक की गिरावट दर्ज की गई है। अगर शहरी क्षेत्र में लिंगानुपात की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में तो वो है 1016। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो सकल लिंगानुपात है ग्रामीण क्षेत्र का 1014 और ओवरऑल छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात है आपका 1015। नेक्स्ट है जन्म के समय लिंगानुपात, यानी कि जब बच्चे का जन्म होता है तो जन्म के समय उनकी लिंगानुपात की स्थिति क्या है। जन्म के समय लिंगानुपात नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार जन्म के समय हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का लिंगानुपात है 960। पिछले रिपोर्ट की तुलना में कंपैरिजन करें तो जो आपका नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2015-16 में पब्लिश हुआ था उसका डाटा था 977। यहां पर भी लगभग 17 अंक की कमी दर्ज की गई है। ठीक, अगर हम जन्म के समय लिंगानुपात शहरी क्षेत्र की बात करें तो यह है आपका 933, ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो यह है आपका 967, ओवरऑल है 960। उसके बाद है प्रजनन दर। प्रजनन दर ये होता है जन्म प्रति महिला, यानी कि एक महिला अपने पूरे के पूरे जीवन काल में औसतन कितने बच्चों को जन्म दे सकती है, ये कहलाता है आपका कुल प्रजनन दर। और इससे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं 2022 के एग्जाम में, 2022 या 2021 पीएससी में इससे क्वेश्चन उठाया था और बहुत से स्टूडेंट ने इसमें गलती किया था क्योंकि किसी पब्लिकेशन के बुक को उन्होंने फॉलो किया और उस पब्लिकेशन ने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2015-16 का आंकड़ा दिया था और जबकि क्वेश्चन पूछा गया था 2019-21 का। मैक्सिमम स्टूडेंट ने 15-16 के आंकड़े उसमें टिक किए थे और उनसे गलती भी हुआ। तो कुल प्रजनन दर की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य का कुल प्रजनन दर है 1.8। इंपॉर्टेंट है, पीएससी ने भी ये क्वेश्चन उठाया है, व्यापम ने भी उठाया है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का कुल प्रजनन दर कितना है, ये है 1.8। और अगर हम बात करें तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 में था 2.2, इसमें भी कमी दर्ज की गई है। छत्तीसगढ़ के शहरी क्षेत्रों का कुल प्रजनन दर है 1.4, ग्रामीण क्षेत्र का कुल प्रजनन दर है 1.9। ठीक, अगर हम नवजात मृत्यु दर की बात करें, ठीक, नवजात मृत्यु दर ये होता, इसे भी काउंट किया जाता प्रति हजार में। प्रति हजार जीवित जन्म नवजातों में से मृत नवजात की संख्या ये कहलाता है नवजात मृत्यु दर। और नीचे दिया गया है शिशु मृत्यु दर। नवजात मृत्यु और शिशु मृत्यु में क्या अंतर होता है, 0 से 1 माह तक के बच्चों को नवजात के अंतर्गत काउंट किया जाता है और 1 माह से लेकर के 1 साल तक के बच्चे को जो है आपका शिशु के अंतर्गत काउंट किया जाता है। ठीक, तो यहां पर जो नवजात मृत्यु दर बोल रहा है ईयर का ही बस डिफरेंस होता है। इसमें हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में नवजात मृत्यु दर ये था आपका 32.4। ठीक है, कितना था, 32.4। पिछले रिपोर्ट में अगर हम देखें तो पिछले रिपोर्ट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 4 के अनुसार ये था 42.1 और इस नवजात मृत्यु दर में कमी आई है जो कि एक प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। शहरी क्षेत्र में नवजात मृत्यु दर 19.3 19.3 और ग्रामीण क्षेत्र में है 35.6। उसके बाद है शिशु मृत्यु दर। प्रति हजार जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या ये कहलाता है आपका शिशु मृत्यु दर, प्रति हजार में काउंट किया जाता है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार 2019-21 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य का शिशु मृत्यु दर है 44.3%। इंपॉर्टेंट है, शिशु मृत्यु दर से एग्जाम में कुछ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। कितना है, 44.3%। पिछले रिपोर्ट में था आपका 54, इसमें भी कमी दर्ज की गई है, ये हमारे लिए प्लस पॉइंट है, अच्छी बात है। ठीक है, शहरी क्षेत्र का शिशु मृत्यु दर है आपका 26.2, ग्रामीण क्षेत्र का शिशु मृत्यु दर है 48.7। उसके बाद नेक्स्ट है 5 साल से नीचे मृत्यु दर। ठीक, यानी कि आपका जैसे
0 से 1 माह नवजात कहला रहा है, 1 माह से लेकर के 1 साल आपका शिशु कहला रहा है। अब 1 साल से लेकर 5 साल के बीच का जो आपके बच्चे हैं उनकी बात हो रही है। 5 साल से नीचे मृत्यु दर प्रति हजार में तो छत्तीसगढ़ राज्य में 5 साल से नीचे मृत्यु दर है 50.4। पिछले रिपोर्ट की बात करें तो उस समय था 64.3। इसमें भी कमी दर्ज की गई है, ये अच्छी बात है। मैं आपको बार बार ये कमी दर्ज की गई है ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कथन आधारित प्रश्न बन सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 साल से नीचे मृत्यु दर आपका 50.4 अंकी अनुमानित है, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस शिशु मृत्यु दर में वृद्धि हुई है करके आ जाएगा तो वो कथन गलत होगा। इसमें क्या आई है, कमी आया है, जो कि हमारे लिए एक अच्छी बात है। अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र में तो शहरी क्षेत्र में 5 साल से नीचे मृत्यु दर है 28.9, ग्रामीण क्षेत्र में है 55.8। नेक्स्ट है संस्थागत प्रसव। संस्थागत प्रसव क्या होता है, देखिए प्रसव जो है यानी कि जो गर्भवती माताएं जब उनके 9 माह पूर्ण हो जाते हैं और यानी कि जब बच्चों की डिलीवरी का समय आता है तो 2 प्रकार से डिलीवरी होते हैं गर्भवती माताओं के, एक परंपरागत प्रसव और दूसरा होता है संस्थागत प्रसव। परंपरागत यानी कि ट्रेडिशनल तरीके से बच्चों को जन्म देना। पहले के समय में क्या होता था, उतनी ज्यादा चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी तो पहले दाई हुआ करती थी, किसी एक वृद्ध महिला को घर में बुला करके बच्चों की डिलीवरी घर में करवाई जाती थी। ये होता है परंपरागत प्रसव। और दूसरा होता है संस्थागत प्रसव, किसी नजदीकी शासकीय या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके, गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के बच्चे की डिलीवरी करना, ये होता है संस्थागत प्रसव। ठीक है, तो यहां पर वही संस्थागत प्रसव के बारे में बताया गया है। आज भी हमारे जो आपके नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, जो बस्तर संभाग वाले क्षेत्र है, उसमें बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं वहां के रास्ते काफी दुर्गम है, यानी कि जब गर्भवती माता को लेबर पेन होता है तो हॉस्पिटल तक पहुंचने में ही काफी समय लग जाता है। इसीलिए उस क्षेत्र में जनरली परंपरागत प्रसव को पहले प्राथमिकता दी जाती है। लेकिन परंपरागत प्रसव के एक अपने उसके निगेटिव पॉइंट भी है, जैसे कि हॉस्पिटल में अगर कुछ डिलीवरी के समय कुछ क्रिटिकल कंडीशन आता है तो चिकित्सकीय सुविधा के माध्यम से, डॉक्टरों के माध्यम से, नर्स के माध्यम से उसके उपचार किए जा सकते हैं। लेकिन घरों में जो आपके परंपरागत प्रसव होते हैं, दाई को बुलवा करके, उसमें मां और बच्चे दोनों के जान को खतरा बना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पे संस्थागत प्रसव जो कि शासकीय व निजी अस्पतालों की बात की जा रही है, दोनों में से किसी में भी, ये प्रतिशत में आंकड़े दिए गए हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 85.7% संस्थागत प्रसव कराए जाते हैं, यानी कि गवर्नमेंट या प्राइवेट हॉस्पिटलों के माध्यम से होते हैं। पिछले जो रिपोर्ट था उसमें था 70.2। इस साल यह आंकड़ा बढ़ा है, जो कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले रिपोर्ट की तुलना में जो नई रिपोर्ट आई है, ज्यादा जो आबादी है अब वो संस्थागत प्रसव की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें शहरी क्षेत्र में संस्थागत प्रसव है 93.1, ग्रामीण क्षेत्र में है 83.9। अब नेक्स्ट भी जो है आपका संस्थागत प्रसव है, यहां पर केवल शासकीय अस्पतालों की बात हो रही है। यहां पर गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल है, यहां केवल गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात हो रही है। तो संस्थागत प्रसव केवल शासकीय हमारे छत्तीसगढ़ में है 70%। ठीक है, पिछले रिपोर्ट में था 55.9, इसमें भी वृद्धि हुई है, प्लस पॉइंट है। शहरी क्षेत्र में शासकीय अस्पतालों में संस्थागत प्रसव का आंकड़ा है 58.9, जबकि ग्रामीण क्षेत्र का है 72.7। शहरी क्षेत्र के लोग जनरली प्राइवेट हॉस्पिटल प्रीफर करते हैं, गवर्नमेंट को छोड़कर के मैक्सिमम जो डिलीवरी है ये प्राइवेट हॉस्पिटल में कराई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है कुपोषण दर। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों में कुपोषण दर, ये कुपोषण दर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस कुपोषण दर से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। 0 से लेकर के 5 ईयर तक के आयु वर्ग के बच्चों में कुपोषण दर की स्थिति क्या है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार। तो कुपोषण दर है 31.3%। इससे पहले की रिपोर्ट में था 37.7%। इसमें कमी दर्ज की गई है, जो कि एक अच्छी बात है। शहरी क्षेत्र में कुपोषण दर है 25.8%, ग्रामीण क्षेत्र में है 32.7%। उसके बाद नेक्स्ट है आपका एनीमिया, जो कि 15 से 59 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में होता है। एनीमिया जो कि आयरन के कमी से होने वाला एक प्रकार की गंभीर बीमारी है। आयरन की कमी होने से एनीमिया जो रोग है उसके कारण रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण नहीं हो पाता। ठीक है, यह कहलाता है आपका एनीमिया।
हमारे छत्तीसगढ़ में, ये भी आंकड़ा इंपॉर्टेंट है ना, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार हमारे छत्तीसगढ़ में एनीमिया का स्थिति क्या है, वो है 60.8%, ठीक है, 60.8। इसके पहले की रिपोर्ट में था 47%। इसमें वृद्धि हुई है जो कि निगेटिव है, ठीक है, ये सही नहीं है। पहले एनीमिया का प्रतिशत कम था, इस साल की रिपोर्ट में एनीमिया का प्रतिशत बढ़ गया है, ठीक है, एनीमिया के परसेंटेज में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र में एनीमिया परसेंटेज है 56.5, ग्रामीण क्षेत्र में है 62.2%। अब पुरुष साक्षरता दर और महिला साक्षरता दर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 के अनुसार, पुरुष साक्षरता दर है 82.7%, महिला साक्षरता दर है 72.5%, ठीक। पुरुष साक्षरता दर शहरी क्षेत्र में है 84.8%, महिला साक्षरता दर शहरी क्षेत्र में है 83.4%। पुरुष साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्र में है 82% और शहरी क्षेत्र और आपका ग्रामीण क्षेत्र में महिला साक्षरता दर है 69.1%। इसके अलावा भी बहुत सारे सूचकांक है, ठीक है, किनके घरों में आपके रसोई गैस है, किनके घरों में आपके भौतिक सुख सुविधा के आइटम है, ऐसे बहुत सारे अलग अलग पैमाने दिए गए हैं, लेकिन कम से कम आपको इतने याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा, यहां आप लोगों के लिए एक इंफॉर्मेशन है, सीजीपीएससी ई पाठशाला के द्वारा सीजीपीएससी राज्य सेवा भर्ती परीक्षा प्रीलिम्स के ऑनलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ये टेस्ट सीरीज आपका 20 नवंबर 2024 से स्टार्ट होने वाला है। जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में जाकर के रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट अटेम्प्ट करने के बाद हर एक क्वेश्चन का आपको व्याख्यात्मक उत्तर दिया जाएगा और साथ ही साथ टेस्ट के बाद व्याख्यात्मक उत्तर के साथ एक पीडीएफ फाइल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट अपना रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ ई पाठशाला मोबाइल ऐप में जाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। अगर आपका किसी प्रकार का डाउट है टेस्ट सीरीज से रिलेटेड तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9109340480 में भी मैसेज करके अपनी इंक्वायरी पूछ सकते हैं, ठीक। चलिए टॉपिक पे आते, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य सूचकांक, इससे पहले जो हमने आंकड़े पढ़े वो थे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 2019-21 के आंकड़े। अभी जो हम आंकड़े पढ़ने वाले हैं ये है सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020, ठीक है। इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2020। यहां पे कुछ सूचकांक दिए गए हैं, अशोधित जन्म दर, शिशु मृत्यु दर और अशोधित मृत्यु दर। अब ये अशोधित, इसके डेफिनेशन के मायने क्या है इसको ध्यान समझिएगा। अशोधित जन्म दर किसी क्षेत्र विशेष में 1000 की आबादी पर एक वर्ष में पंजीकृत जीवित जन्म की संख्या अशोधित जन्म दर कहलाती है। अशोधित मृत्यु दर क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में 1000 की आबादी में पंजीकृत मृतकों की संख्या, यह कहलाता है अशोधित मृत्यु दर, ठीक है। इसमें कोई एक आदि क्षेत्र विशेष है जिसमें 1000 की आबादी पर किसी एक वर्ष में, ठीक है, एक वर्ष में जन्म की संख्या अशोधित जन्म दर, मृत्यु की संख्या अशोधित मृत्यु दर कहलाती है। और शिशु मृत्यु दर क्या कहलाता है? शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म शिशुओं में से मृत शिशुओं की संख्या, ये शिशु मृत्यु दर कहलाती है। ये डेफिनेशन मैं आपको बहुत बार बता चुका हूं आर्थिक सर्वेक्षण के पहले के वीडियो में, ठीक है। अगर हम बात करें अशोधित जन्म दर की तो छत्तीसगढ़ का अशोधित जन्म दर ओवरऑल है 17.3, 17.3%, ठीक है। ग्रामीण का है 23.4, शहरी का है 22, शहरी क्षेत्र कितना है? टोटल 22। शिशु मृत्यु दर की बात करें तो शिशु मृत्यु दर है आपका 31, छत्तीसगढ़ का ओवरऑल शिशु मृत्यु दर है 31, ग्रामीण क्षेत्र का है 40 और शहरी क्षेत्र का है 38। अशोधित मृत्यु दर की बात करें तो अशोधित मृत्यु दर है 6.3 ओवरऑल, ग्रामीण क्षेत्र का है 8.4 और शहरी क्षेत्र का है 7.9। तो इसे भी थोड़ा सा याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, अब नेक्स्ट कुछ योजनाएं हैं, इन योजनाओं को थोड़ा सा हम फटाफट देखते हैं। थ्योरी पोर्शन बहुत सारा है, जो चीजें मैं आपको बोल करके बताऊंगा, जिन चीजों को अंडरलाइन करूंगा, हाईलाइट करूंगा, उन चीजों पर मेन फोकस करना है, ठीक है। चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य योजनाएं, सबसे पहले नंबर पर है जननी सुरक्षा योजना। जननी सुरक्षा योजना जो कि 12 अप्रैल 2005 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत एक सुरक्षित मातृत्व कार्यक्रम है।
पहला क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ की जननी सुरक्षा योजना यह कब प्रारंभ हुआ? 12 अप्रैल 2005 को। इसका उद्देश्य क्या है? गर्भवती महिलाओं के संस्थागत एवं सुरक्षित प्रसव को बढ़ावा देना तथा उन्हें आर्थिक मदद देना है। ठीक, विशेष क्या है? जननी सुरक्षा योजना का उद्देश्य बच्चों के जन्म के समय मां एवं नवजात मृत्यु दर को कम करना, इसके लिए सरकार अस्पतालों में बच्चों की डिलीवरी को प्रोत्साहित करना चाहती है। यानी कि इसमें कहा जा रहा है कि जो गरीब गर्भवती महिला है वो अपनी प्रसव यानी कि बच्चों की डिलीवरी हॉस्पिटलों में जाकर के करवाए, इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहित कर रही है। और प्रोत्साहित किस प्रकार से कर रही है? देखिए, गर्भवती महिलाओं को संस्थागत प्रसव होने पर आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। शहरी क्षेत्र की महिला अगर किसी हॉस्पिटल में जाकर के अपना डिलीवरी कराती है तो उसे 1000 रुपए, ग्रामीण क्षेत्र की महिला अगर किसी हॉस्पिटल में जाकर डिलीवरी कराती है तो उन्हें 1400 रुपए आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितंबर 2023 तक की स्थिति में 1,53,000 हितग्रहिणियों को योजना का लाभ मिला है। ठीक है, यानी कि जननी सुरक्षा योजना के माध्यम से सरकार यह प्रयास कर रही है कि मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर कम किया जा सके। जब गर्भवती माता के 9 माह पूर्ण हो जाते हैं और जब डिलीवरी का समय आता है तो वो घरों में परंपरागत प्रसव ना करा करके किसी अस्पताल में जाकर के अपना डिलीवरी कराए, ताकि मां और बच्चा दोनों सुरक्षित रह सके। इसके लिए सरकार उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता देती है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र की महिलाओं को 1000 रुपए की राशि का प्रावधान है। तो ये राशि याद होना चाहिए, इसका उद्देश्य याद होना चाहिए और किस तिथि को यह प्रारंभ हुआ, ये 3 चीज याद होने चाहिए। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना। मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना यह 1 नवंबर 2020 को प्रारंभ किया गया। इसका संचालन सभी नगरीय निकायों में किया जा रहा है, यानी कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत, हर नगरीय क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र के लिए नहीं है। देखिए नाम से ही स्पष्ट है, शहरी स्लम। ठीक है, शहरी, एक तो शहरी क्षेत्र, दूसरा स्लम एरिया, झुग्गी बस्तियों की बात हो रही है। तो शहरी स्लम सहायता योजना जो कि नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत सभी जगह यह इसका संचालन किया जा रहा है। इसमें 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट इसमें संचालित है। अब ये मोबाइल मेडिकल यूनिट क्या है आगे आपको बताता हूं। राज्य के शहरी क्षेत्र की गरीब बस्तियों में निवासरत लोगों तक मोबाइल मेडिकल यूनिट चलित इकाइयों तथा पोर्टेबल मशीन द्वारा मेडिकल कैंप के माध्यम से स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच और आसान करना है। पहले जो लिखा है वो बताता हूं, फिर एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा। दिसंबर 2023 तक की स्थिति में 85,558 से अधिक शिविर आयोजित करके 65.56 लाख से अधिक मरीजों का इलाज किया जा रहा है। यानी कि इसमें एक बस होता है, ठीक है, एक बस होता है। उस बस के अंदर पूरा का पूरा आपका चलता फिरता वो अस्पताल होता है। उसमें पैथोलॉजी लैब होते हैं, डॉक्टर और नर्स की टीम होती है, जो कि स्लम एरिया में जा करके इस बस को खड़ा कर दिया जाता है। बाहर में जो है पंडाल लगा करके उसके सामने टेबल कुर्सी लगा के नर्स और डॉक्टर बैठते हैं। लोग जाकर के, जो गरीब झुग्गी बस्तियों के लोग जाकर के अपनी समस्याओं को बताते हैं और उसके आधार पर उन्हें अगर जरूरत के आधार पर कोई वैक्सीनेशन, कोई टेबलेट के माध्यम से उनका उपचार किया जाता है। यानी कि अस्पताल सीधा जो है आम जनता तक पहुंचाया जा रहा है, चलता फिरता अस्पताल। ठीक है, मोबाइल मेडिकल यूनिट का मतलब क्या है? चलित इकाई तथा पोर्टेबल मशीन उसमें अवेलेबल होते हैं। तो यह है आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना। 1 नवंबर 2020 से इसकी शुरुआत हुई थी। सभी नगरीय निकायों में यह लागू है। 120 मोबाइल मेडिकल यूनिट संचालित है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इसी के अंतर्गत प्रारंभ किया गया दाई दीदी क्लिनिक। दाई दीदी क्लिनिक 19 नवंबर 2020 को इंदिरा गांधी जी के जन्म जयंती के अवसर पर दाई दीदी क्लिनिक की शुरुआत की गई। यह देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक है। देश की पहली महिला स्पेशल क्लिनिक, महिला और बालिकाओं के लिए विशेष चलित अस्पतालों में निःशुल्क उपचार। जो इससे पहले हमने मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना में जो हमने देखा, बस क्या होता है, जाकर के शहरी बस्तियों में खड़ा हो जाता है। लोग जाकर के जो उनके छोटे मोटे बीमारी है उनका इलाज उस आपके मेडिकल यूनिट में जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। और उसी के तर्ज पर सेम यह मोबाइल मेडिकल जो यूनिट है ये भी उसी के तर्ज पर कार्य करता है। जहां पर मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना में आपके हर प्रकार के मरीज जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं,
चाहे बुजुर्ग हो या जवान हो, महिला हो, पुरुष हो, बच्चे हो, हर वर्ग के, हर आयु वर्ग के लोग जाकर के, हर आपके महिला पुरुष कोई भी जाकर के उपचार करा सकता है। वहीं पर दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक जो है ये केवल महिलाओं के लिए संचालित है। ये भी आपका चलता फिरता अस्पताल है, लेकिन दाई दीदी मोबाइल क्लिनिक में केवल महिलाएं ही जाकर के अपना उपचार करा सकती है। ठीक है। मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना के अंतर्गत इसे प्रारंभ किया गया। वर्तमान में यह 3 नगर निगम में संचालित है, पूरे नगरीय निकाय में नहीं, नगर निगम की बात हो रही है। हमारे प्रदेश में 14 नगर निगम है, उनमें से 3 नगर निगम रायपुर, बिलासपुर और भिलाई, इन 3 नगर निगम में ये दाई दीदी क्लिनिक संचालित है। दिसंबर 2023 तक 3438 से अधिक शिविर के माध्यम से 2.55 से अधिक, ठीक है, 2.55 से अधिक महिलाओं एवं किशोरियों का इलाज हो चुका है। 2.55 लाख होना चाहिए। ठीक है, एक बार इसको क्रॉस चेक करके मैं आपको बताऊंगा, कमेंट सेक्शन के नीचे आपको पिन कमेंट में शो हो जाएगा, इसको एक बार क्रॉस चेक कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक। नाम से ही स्पष्ट है, ये भी आपका मुख्यमंत्री शहरी स्लम सहायता योजना दाई दीदी क्लिनिक से जुड़ा हुआ ये भी आपका क्लिनिक है। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, ध्यान दीजिएगा, 2 अक्टूबर 2019 को मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक की शुरुआत हुई। हाट बाजारों के माध्यम से वन, पहाड़ी, अन्य दुर्गम क्षेत्र के निवासरत ग्रामीण जनजाति समूहों तक स्वास्थ्य सुविधा की पहुंच आसान करना है। इसका विस्तार राज्य के समस्त जिलों तथा विकास खंडों में है। यहां पे हाट बाजार की बात हो रही है तो हमारे प्रदेश में कुल हाट बाजार की संख्या है 1814। ठीक है। इस योजना के तहत साप्ताहिक हाट बाजार में जाकर के मोबाइल मेडिकल टीम चलित इकाई तथा पोर्टेबल मशीन के माध्यम से उपचार, जांच तथा दवाइयों का वितरण किया जाता है। इसमें सेवाएं जो है 8 प्रकार के ओपीडी, 10 प्रकार के प्राथमिक लैब जांच सुविधा इसमें मुहैया कराई जाती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में क्लिनिकों के माध्यम से 56.20 लाख से अधिक मरीज लाभान्वित हुए हैं अप्रैल 2023 से नवंबर 2023 तक की स्थिति में। ध्यान दीजिएगा, नाम से ही स्पष्ट है हाट बाजार। हाट बाजार जनरली यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र के साथ साथ दुर्गम, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात हो रही है, जहां पर अस्पताल जो है उनके क्षेत्र से, उनके गांव से काफी दूर होते हैं और उन गांव में जनजाति बहुल क्षेत्र में सप्ताह में एक बार, ठीक है, सप्ताह में जो 7 दिन होते हैं उसमें से किसी एक दिन में बाजार आयोजित होता है। ठीक है, सब्जी और जो डेली रोजमर्रा के सामान के जो जरूरत के जो सामान होते हैं उसको लेकर के हाट बाजार आयोजित होते हैं सप्ताह में एक दिन। तो लोग उस बाजार में अपने दैनिक जीवन की वस्तु खरीदने के लिए जाते हैं। सप्ताह में जो एक बार बाजार आयोजित होता है तो उस बाजार में जाकर के इस मोबाइल मेडिकल यूनिट को खड़ा कर दिया जाता है ताकि सप्ताह में एक दिन लोग बाजार करने आए और बाजार करने आए लोगों को अगर किसी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा चाहिए तो उसी बाजार के साइड में लगे इस मोबाइल मेडिकल यूनिट में जाकर के वो अपनी प्रारंभिक उपचार करा सकते हैं। अच्छा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ताकि लोग जो है ग्रामीण क्षेत्र में जो साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं उस साप्ताहिक बाजार में हर कोई जाता है और अगर उन्हें किसी प्रकार की बीमारी है, कोई भी उन्हें प्रारंभिक उपचार चाहिए तो वो जो है इन मोबाइल मेडिकल यूनिट में जाकर के अपना उपचार करवा सकते हैं। ये है आपका मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, इंपॉर्टेंट है, इसे भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना। 20 अक्टूबर 2021 को श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की गई। इसे जो है श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर इस नाम से यह संचालित किया जाता है। इसे आपका 169 नगरीय निकायों में इसे लागू किया गया है। इसमें 197 मेडिकल स्टोर खोले गए हैं दिसंबर 2023 तक की स्थिति में। ठीक है, दिसंबर 2023 तक की स्थिति में यानी कि पिछले साल के एंड तक टोटल 197 मेडिकल स्टोर्स इसके अंतर्गत खोले गए हैं। इसमें जेनेरिक दवाइयों के एमआरपी पर 50 से 70% तक छूट प्रदान किया जाता है। ठीक है, जो जेनेरिक मेडिसिन होते हैं, जो जेनेरिक दवाइयां होती है उसमें जो प्राइस लिखा होता है एमआरपी उससे 50 से 70% तक छूट देकर के इस धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से बेचा जाता है। आज के डेट में अगर आप दवाई लेने जाएं किसी नॉर्मल मेडिकल स्टोर में तो वो मेडिकल स्टोर वाला आपको एमआरपी टू एमआरपी ही बेचेगा। अगर उसमें 97 रुपये 50 पैसा लिखा है तो वो आपसे 98 रुपये वसूल कर लेगा।
लेकिन श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर में जाकर के अगर आप दवाइयां खरीदते हैं तो एमआरपी पर आपको 50 से लेकर के 70% तक का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, जेनेरिक मेडिकल स्टोर के माध्यम से निवासियों को उच्च गुणवत्ता वाली दवाइयां रियायती दरों में उपलब्ध कराई जा रही है। ध्यान दीजिएगा, मेडिकल स्टोरों में 229 प्रकार की जेनेरिक दवाइयां तथा 26 प्रकार के सर्जिकल उत्पाद यहां पर उपलब्ध है। ठीक, शुरुआत कब हुई ये इंपॉर्टेंट है, डिस्काउंट कितना दिया जा रहा है ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, अच्छा इसके नाम से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है ना, कि हमारे प्रदेश में जो स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जेनेरिक मेडिकल स्टोर किस नाम से खोले गए हैं, तो श्री धन्वंतरी के नाम से खोला गया है। ठीक, इससे क्वेश्चन आता है एग्जाम में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान PMSMA, इसकी शुरुआत जो है 9 मई 2016 को हुई। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत, इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिलाओं को गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच सुविधा उपलब्ध कराना। ठीक है, यानी कि जब कोई महिला गर्भवती होती है तो प्रसव के पूर्व यानी कि डिलीवरी से पहले जो जांच होती है, गुणवत्ता युक्त प्रसव पूर्व जांच की सुविधा मुहैया कराई जाती है इस योजना के माध्यम से। प्रत्येक माह के 9 तारीख को, हर महीने के 9 तारीख को तथा 24 तारीख को राज्य के समस्त शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान संचालित किए जाते हैं। आपके समीप जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल होगा वहां पर हर महीने के 9 तारीख और 24 तारीख को प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान संचालित किए जाते हैं, यानी कि महिलाओं का जांच किया जाता है, गर्भवती महिलाओं के जांच होते हैं। अप्रैल से लेकर के नवंबर 2030 तक की स्थिति में 2.03 लाख गर्भवती महिलाएं इसमें लाभान्वित हुई है। नेक्स्ट है संजीवनी एक्सप्रेस। अब ये संजीवनी एक्सप्रेस क्या है, इससे भी आप में से बहुत से लोग भली भांति परिचित होंगे। 25 जनवरी 2011 को संजीवनी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। इसका उद्देश्य जनता को आकस्मिक दुर्घटनाओं में त्वरित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराना है। वही जो आप किसी मेडिकल इमरजेंसी में 108 नंबर पे कॉल करते हैं उसे ही संजीवनी एक्सप्रेस नाम दिया गया है। इसका टोल फ्री नंबर है 108। हमारे प्रदेश में 300 एम्बुलेंस कंसोर्टियम ऑफ संस्था द्वारा संचालित है। 300 एम्बुलेंस जो है हमारे प्रदेश में संचालित है। नेक्स्ट है महतारी एक्सप्रेस, जहां पे संजीवनी एक्सप्रेस जनता को किसी भी आकस्मिक दुर्घटना में त्वरित चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध कराता है। वहीं पर दूसरा है महतारी एक्सप्रेस। महतारी एक्सप्रेस ये भी एक प्रकार का एम्बुलेंस है। 23 अगस्त 2013 को बिलासपुर से इस महतारी एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। ये महतारी एक्सप्रेस गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं का लाभ दिया जाता है, यानी कि गर्भवती महिलाओं की जब डिलीवरी के समय होते हैं तो उन्हें अस्पताल पहुंचाने का कार्य करता है। ये सभी जनता के लिए है, ये गर्भवती महिलाओं के लिए है। संचालित 324 महतारी एक्सप्रेस एम्बुलेंस हमारे प्रदेश में संचालित है। शुरुआत से सितंबर, यानी कि जब से इस योजना की शुरुआत हुई तब से लेकर सितंबर 2022 तक की स्थिति में कुल 63.33 लाख हितग्राहियों को समय पर प्रसव संबंधी चिकित्सा सेवा एम्बुलेंस में देते हुए अस्पताल पहुंचाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसे देखिए सुरक्षित मातृत्व आश्वासन, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सुमन। ठीक है, सुमन योजना क्या है ये डायरेक्ट पूछ सकता है, या तो सुरक्षित मातृत्व आश्वासन देगा या सुमन योजना क्या है शॉर्ट में ये भी पूछ सकता है। 10 अक्टूबर 2019 को इस सुरक्षित मातृत्व आश्वासन की शुरुआत हुई। गर्भवती महिलाओं को आश्वस्त सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना तथा साथ ही नवजात बच्चों को स्वास्थ्य सेवाओं की निशुल्क उपलब्धता सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना अंतर्गत 1829 स्वास्थ्य केंद्र चिन्हांकित किए गए हैं। ठीक है, गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित मातृत्व उपलब्ध कराना और नवजात बच्चों को स्वास्थ्य सेवा निशुल्क उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। इसकी शुरुआत हुई 15 अगस्त 2011 को। ठीक, इसका उद्देश्य क्या है, गर्भवती महिला, प्रसूता तथा 0 से 1 वर्ष तक के बच्चों को निशुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। सुविधा, गर्भवती प्रसूता को अस्पताल में भर्ती होने पर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से भोजन उपलब्ध कराए जाने हेतु जिला को निर्देशित किया गया है। यानी कि जब
कोई माता बच्चे को जन्म देती है तो उसे पौष्टिक आहार मिलना काफी आवश्यक है। वो बच्चे के लिए भी आवश्यक है, माता के लिए भी आवश्यक है। यानी कि माता को अगर पौष्टिक आहार मिलेगा तो माता के दुग्ध के माध्यम से बच्चे में भी पोषण मिलेगा। ठीक है, तो ये जो आपका जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम है, इसमें गर्भवती महिला और प्रसूता को, यानी कि जो महिला गर्भवती है और जिस महिला ने बच्चे को जन्म दे दिया है, उसे अस्पताल में भर्ती होने पर 250 रुपए प्रतिदिन की दर से भोजन उपलब्ध कराए जाने के लिए जिलों को निर्देशित किया गया है। तो 250 रुपए की राशि को भी याद रख लेना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाएं। अब ना कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि ये योजना किस विभाग के द्वारा संचालित है। अभी महिला पर्यवेक्षक के जो एग्जाम हुए थे इस साल, उसमें पूरा का पूरा इसी से एग्जाम में क्वेश्चन बना था। ये जो अध्याय 15 स्वास्थ्य वाला है ना, पूरा इसी से उठा करके एग्जाम में क्वेश्चन डाल दिया था। महिला पर्यवेक्षक के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर रहता है ये अध्याय 15 स्वास्थ्य। ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत मिशन शक्ति चलाया जा रहा है। मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला योजना है। अम्ब्रेला यानी कि छाता, कुछ इस प्रकार से छाता होता है। ठीक है, यानी कि बहुत सारी योजनाओं को लेकर के एक योजना बनाया गया है मिशन शक्ति, जिसे अम्ब्रेला योजना नाम दिया गया है। इसके दो घटक है, एक है आपका संबल योजना और दूसरा है सामर्थ्य। संबल जो कि महिला सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु ये संबल कार्यक्रम है, और दूसरा है सामर्थ्य जो कि महिला सशक्तिकरण हेतु संबल घटक जो सामर्थ्य चलाए जा रहे हैं। सामर्थ्य महिला सशक्तिकरण से संबंधित है और संबल जो है महिला सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु ये संबल कार्यक्रम चलाए जाते हैं। इस संबल के अंतर्गत बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है, सखी वन स्टॉप सेंटर है, महिला हेल्पलाइन नंबर है। वहीं सामर्थ्य जो कि महिला सशक्तिकरण से संबंधित है, इसमें महिला मातृवंदना योजना, सखी सदन, शक्ति निवास आदि इसके अंतर्गत आते हैं। देखिए, पहला तो ये क्लासिफाई रखना कि मिशन शक्ति के अंतर्गत जो संबल है वो किससे संबंधित है, महिला सुरक्षा एवं आपके संरक्षण से, और सामर्थ्य संबंधित है महिला सशक्तिकरण से। संबल के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, सामर्थ्य के अंतर्गत कौन कौन सी योजनाएं संचालित है, और ये सभी के सभी आ रहे हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, ये जो मिशन शक्ति है इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 से हुई। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला योजना, इसकी शुरुआत किस तिथि से हुई, तो 1 अप्रैल 2022 से इसकी शुरुआत हुई। अब इसके अंतर्गत ये सारी योजनाओं को हम एक एक करके डिटेलिंग करेंगे। ठीक है, सबसे पहले है वजन त्योहार। वजन त्योहार क्या है? वर्ष 2012 से आंगनवाड़ी केंद्रों में वजन त्योहार की शुरुआत की गई। इसमें 5 वर्ष तक के बच्चों को कुपोषण मुक्त बनाना इस वजन त्योहार का मुख्य उद्देश्य है। वर्ष 2022 के अनुसार प्रदेश में कुपोषण दर है 17.76%, जिसमें पिछले वजन त्योहार की तुलना में 2.1% की कमी दर्ज की गई है। देखिए, 2023 के बाद वजन त्योहार का आयोजन नहीं हुआ है और बच्चों में कुपोषण दर के नए डाटा सामने नहीं आए थे। लास्ट जो वजन त्योहार हुआ था 2022 में, उसके आधार पर प्रदेश का जो कुपोषण दर है वजन त्योहार के अनुसार, ठीक है, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार अलग है। यहां पर बात हो रही है वजन त्योहार 2022 के अनुसार कुपोषण दर है 17.76%। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। हमारे प्रदेश में सर्वाधिक कुपोषण दर सुकमा जिले में, सबसे कम कुपोषण दर मुंगेली में है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1 से लेकर के 13 अगस्त 2023 के मध्य वजन त्योहार 2023 आयोजित हुआ, लेकिन इसके आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं। ठीक, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना, इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 से हुई। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना है क्या? गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना। अच्छा, यहां पर ना ये पहले जीवित जन्म को थोड़ा सा काट देना, इसमें अपडेशन आया है, वैसे तो अपडेट मैंने किया है। गर्भवती तथा स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले जीवित जन्म पर आर्थिक सहायता प्रदान करना, माताओं की गर्भावस्था के समय कार्य न कर पाने के कारण हुए आर्थिक नुकसान की भरपाई करना, पर्याप्त विश्राम तथा अच्छे पोषण हेतु भारत शासन द्वारा लागू की गई एक योजना है। पहले जो योजना थी, ये केवल पहले जीवित जन्म पर यह योजना का लाभ महिलाओं को मिलता था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस किए गए।
पहले क्या था कि पहले संतान, जीवित संतान के जन्म पर 5,000 रुपए की राशि सरकार प्रदान करती थी, वो भी 3 किस्तों में। अब उसे घटा करके 2 किस्त कर दिया गया। ठीक है, पहले जीवित जन्म पर 5,000 रुपए 2 किस्त में प्रदान किए जाते हैं, और द्वितीय संतान अगर बालिका हो रही है तो उसके जन्म पर 6,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किए जाएंगे। समझना, अगर पहला जो संतान हुआ, चाहे वह लड़का हो या फिर लड़की हो, दोनों में से कोई भी जीवित जन्म है, तो 5,000 रुपए की राशि सरकार के द्वारा प्रदान किया जाएगा। वहीं अगर दूसरी संतान अगर लड़का हुआ तो कोई भी लाभ नहीं मिलेगा, और दूसरी संतान अगर लड़की हुई तो 6,000 रुपए एक मुश्त प्रदान किया जाएगा। ठीक है, वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक की स्थिति में प्रदेश में 85,258 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है इस योजना के अंतर्गत। ठीक, इसमें यह राशि को याद रखना, 5,000, 6,000, और यह योजना कब से लागू हुआ। नेक्स्ट है मेहराब चौमान योजना। मेहराब चौमान ये हल्बी भाषा का एक वाक्य है जिसका अर्थ होता है महिलाओं का सम्मान। ये मेहराब चौमान योजना केवल दंतेवाड़ा जिले में संचालित है। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मेहराब चौमान योजना यह किस जिले में संचालित है, तो दंतेवाड़ा जिले में संचालित है। ये जो योजना है ये किशोरियों और ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरण करने से संबंधित है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो ग्रामीण क्षेत्र है, दूरस्थ अंचल के क्षेत्र है, जनजाति बहुल क्षेत्र है, वहां पर महिलाओं के मासिक धर्म से संबंधित अलग अलग प्रकार के भ्रम भ्रांतियां व्याप्त है। ठीक है, तो उसे दूर करने के लिए किशोर तथा ग्रामीण महिलाओं को निःशुल्क सैनिटरी पैड वितरित किए जाते हैं। किशोरियों और महिलाओं को सैनिटरी पैड उपलब्ध कराना तथा उन्हें मासिक धर्म के बारे में विभिन्न भ्रांतियों के प्रति जागरूक कर गंभीर बीमारियों से निजात करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। इस योजना का संचालन दंतेवाड़ा जिले में किया जा रहा है। नेक्स्ट है आपका नोनी सुरक्षा योजना। नोनी सुरक्षा योजना क्या है? राज्य के घटते बाल लिंगानुपात तथा बालिकाओं के प्रति समाज में सकारात्मक योजना बढ़ाने के लिए नोनी सुरक्षा योजना शीर्षक दिनांक 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया। ठीक है, ये जो है राज्य सरकार के द्वारा यह योजना 1 अप्रैल 2014 से लागू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रदेश में बालिकाओं की शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना तथा बाल विवाह में रोकथाम करना। हमारा जो रूढ़िवादी समाज है वो वहां पर आज भी रूढ़िवादी समाज में या दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र में, यहां तक कि शहरी क्षेत्र में भी जो बालिकाओं का जन्म होता है, लड़कियों का जन्म होता है, तो लड़कियों को बोझ समझा जाता है। ये एक रूढ़िवादी विचारधारा समाज में व्याप्त है। आज के डेट में बहुत से लोगों में सुधार तो हुआ है। अब लड़के लड़कियों में भेद तो नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी हमारे समाज में कहीं ना कहीं लड़कियों के जन्म पर जो है लड़कियों को बोझ समझा जाता है, लड़कियों को पराया धन समझा जाता है, जो कि एक बहुत गलत विचारधारा है। ऐसे जो रूढ़िवादी विचारधारा के लोग हैं उनकी मानसिकता रहती है कि लड़की का जन्म होगा, उसे हम पालेंगे पोसेंगे, उसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे और फिर वो दूसरे के घर शादी करके चले जाएगी, यानी उसे पराया धन समझते हैं और उसके विवाह में भी बहुत पैसा खर्च होता है, ऐसे उनकी समझ होती है। तो इसको दूर करने के लिए ये योजना, बहुत अलग अलग प्रकार की योजनाएं चलाई जाती है। तो हमारे प्रदेश सरकार के द्वारा एक नोनी सुरक्षा योजना इसको शुरू किया गया 1 अप्रैल 2014 से। ठीक है, जिसमें बालिकाओं के शैक्षणिक स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाना, बालिकाओं के अच्छे भविष्य की आधारशिला रखना, बालिका भ्रूण हत्या को रोकना, बालिकाओं के जन्म के प्रति समाज में सकारात्मक सोच लाना आदि चीज इसमें किए जा रहे हैं। इसमें लाभार्थी कौन होंगे? छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हो, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की 1 अप्रैल 2014 के उपरांत, यानी कि जब यह योजना लागू हुआ, इस योजना के लागू होने के उपरांत जन्मी अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, एक परिवार में अगर 2 बालिकाओं को जन्म हो रहा है, अधिकतम 2 बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, देखिए इसमें जो है इस योजना में पंजीकृत बालिका, ठीक है, पंजीकृत बालिका के 18 वर्ष तक विवाह न होने तथा 12वीं कक्षा तक शिक्षा पूर्ण होने पर वित्तीय सहायता 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है, बालिका जो है अगर उसकी 18 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई है और उसका विवाह नहीं हुआ है
और उसने 12वीं तक की परीक्षा 12वीं तक की पढ़ाई पूर्ण कर ली है, तो उसे राज्य शासन के द्वारा इस योजना के अंतर्गत 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। लाभान्वित वित्तीय वर्ष 2023-24 से अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक की स्थिति में 6,655 हितग्राहियों को योजना के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री सुपोषण योजना। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना जो कि 2 अक्टूबर 2019 को यह योजना प्रारंभ किया गया। इसे मुख्यमंत्री सुपोषण योजना या कुपोषण मुक्ति अभियान के नाम से भी जाना जाता है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में कुपोषण तथा 15 से 59 वर्ष की महिलाओं में एनीमिया के स्तर को कम करना यह मुख्यमंत्री सुपोषण योजना का मुख्य उद्देश्य है। इसका संचालन किस प्रकार से किया जाता है? आंगनबाड़ी केंद्रों, पंचायत तथा स्व सहायता समूहों के माध्यम से बच्चों तथा महिलाओं में पौष्टिक गर्म भोजन, फल, सोयाबड़ी, अंडा, आयरन तथा कृमिनाशक दवाइयां आदि वितरण किया जाता है, ताकि महिलाओं में एनीमिया की कमी और एनीमिया और बच्चों में कुपोषण के दर को कम किया जा सके। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट 5 जिसे अभी हमने पढ़ा, इसके अनुसार प्रदेश में 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में 31.3% कुपोषण दर, 15 से 39 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में 60.8% एनीमिया से पीड़ित है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितंबर 2023 तक की स्थिति में 62,000 बच्चे कुपोषण से मुक्त हुए तथा 5.18 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं पौष्टिक आहार से लाभान्वित किया गया है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है महिला हेल्पलाइन नंबर। महिला हेल्पलाइन नंबर क्या है? 181। इस महिला हेल्पलाइन नंबर को भी याद रखिएगा। महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा घटना के मामले में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 181 महिला हेल्पलाइन नंबर राज्य में संचालित सखी वन स्टॉप सेंटर अथवा अन्य आपातकालीन सेवाओं के साथ सामान्य करना तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया है। ये महिला हेल्पलाइन नंबर है। अगर महिला के साथ कोई हिंसात्मक घटना होती है या वह किसी मुसीबत में पड़ी हुई है तो वो 181 नंबर पर कॉल करके मदद ले सकती है। महिला हेल्पलाइन नंबर की शुरुआत 2016 से हमारे प्रदेश में की गई है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इसकी शुरुआत जो है हरियाणा के पानीपत से 22 जनवरी 2015 से इस योजना की शुरुआत होती। वही रूढ़िवादी मानसिकता बेटियां बोझ नहीं होती, बेटियां पराया धन नहीं होती, इस मानसिकता को बदलने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की। भारत सरकार के द्वारा लिंगानुपात दर में आई गिरावट को ध्यान में रखते हुए बच्चों के जन्म के समय लिंग चयन तथा विभेद को समाप्त करने और बालिकाओं की उत्तर जीविका व उनकी सुरक्षा, बालिकाओं की शिक्षा को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर औसत लिंगानुपात 943 से निम्न स्तर पर आने वाले पूरे देश के 100 चिन्हित जिलों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लागू है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 943 और इस 943 आंकड़े से जिन भी जिलों का लिंगानुपात कम है, यानी कि 943 से किसी का 920, 910, 940, यानी कि 943 से कम है, तो ऐसे 100 जिलों का चिन्हांकन किया गया है जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम लागू है। हमारे छत्तीसगढ़ का रायगढ़ वर्ष 2015 में ये यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लागू किया गया और बीजापुर में 2018 जिले का चयन इस योजना के तहत हुआ है। मिशन शक्ति मार्गदर्शिका के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को प्रत्येक जिले में लागू किया जा चुका है। ठीक है, शुरुआत में तो रायगढ़ का चयन हुआ 15 में, बीजापुर का चयन हुआ 2018 में, लेकिन वित्तीय वर्ष 2022-23 से इसे हमारे प्रदेश के हर एक जिले में लागू कर दिया गया है। ठीक, नेक्स्ट है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, इसकी शुरुआत वर्ष 2005 से इस योजना की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ राज्य के गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले तथा मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को, ठीक है, अधिकतम 2 कन्याओं को पात्रता शर्तों को पूर्ण करने पर विवाह कराया जाता है। कंडीशन क्या है? गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार या मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के अंतर्गत राशन कार्डधारी परिवार के अधिकतम 2 बालिकाओं का विवाह
इस मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत कराया जाएगा। इसमें अधिकतम 50,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। ऐसा नहीं कि एक मुफ्त सहायता राशि प्रदान किया जाएगा, इसमें सामूहिक विवाह कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं जिसमें 50,000 रुपए व्यय किया जाता है। आर्थिक सहायता सामग्री में 21,000 रुपए। आर्थिक सहायता सामग्री का मतलब लड़की के श्रृंगार के लिए 6,000 रुपए, और जो नव आपके दंपत्ति बनने वाले हैं, जो शादी के लिए जो जोड़े बैठे हैं, उनको 15,000 रुपए का उपहार दिया जाएगा। अलमारी, टीवी, कूलर, अलमारी, टीवी, पंखा, ये सारी चीजें दिए जाएंगे। बैंक ड्राफ्ट के रूप में यानी कि नगद राशि के रूप में 21,000 रुपए, और आयोजन व्यवस्था व्यय के रूप में 8,000 रुपए प्रति कन्या इसमें प्रदान किया जाता है। लाभान्वित, अगर लाभान्वित की बात करें तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक की स्थिति में 555 कन्याओं का विवाह संपन्न हुआ है। पहले ये राशि 25,000 थी, जिसे बढ़ा करके 50,000 भी किया गया है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है संस्कार अभियान। संस्कार अभियान से एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि संस्कार अभियान किस विभाग के द्वारा संचालित है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा संस्कार अभियान हमारे प्रदेश में संचालित है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख तथा शिक्षा प्रदान करने हेतु संस्कार अभियान की शुरुआत की गई। प्रारंभिक बाल्यावस्था की सभी उप अवस्थाओं अर्थात गर्भावस्था, जन्म से 3 वर्ष, 3 से 6 वर्ष आयु समूह को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं कि बच्चे के जन्म से पहले, जन्म के बाद, और जब तक उनका स्कूल में एडमिशन नहीं होता तब तक के लिए ये जो है इन बच्चों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल तथा शिक्षा प्रदान के लिए संस्कार अभियान की शुरुआत की गई। इस अभियान के तहत क्षमता विकास, संसाधन सामग्री का विकास तथा वातावरण निर्माण, अनुश्रवण तंत्र, गुणवत्तापूर्ण सेवा प्रदाय संबंधित घटकों को शामिल किया गया है। आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से शाला पूर्व शिक्षा प्रदान किए जाने हेतु बाल केंद्रित तथा आयु आधारित पाठ्य चर्चा विकसित है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बच्चे के जन्म के बाद उसकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से संस्कार अभियान के तहत करवाई जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है आपका सखी वन स्टॉप सेंटर। सखी वन स्टॉप सेंटर क्या है? महिलाओं के साथ घर के भीतर अथवा घर के बाहर किसी भी रूप से पीड़ित व्यक्त संकटग्रस्त महिला को चिकित्सकीय विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, मानसिक चिकित्सा परामर्श, आवश्यकता अनुसार सुविधा सहायता एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराया जाता है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां प्रत्येक जिले में वन स्टॉप सेंटर स्वीकृत तथा संचालित है। छत्तीसगढ़ के सभी जिले में जो है सखी वन स्टॉप सेंटर संचालित है। आपका वित्तीय वर्ष 2023-24 में अप्रैल 2023 से सितंबर 2023 तक इन केंद्रों में कुल आपका 2,969 प्रकरण दर्ज किए गए, जिसमें से 1741 प्रकरणों का निराकरण तथा 1224 प्रकरणों में आश्रय प्रदान किया गया है। आश्रय प्रदान यानी कि कोई महिला संकट की स्थिति में है या घरेलू हिंसा से पीड़ित है तो उसका बचाव करके उन्हें सरकार अपने जो है नारी निकेतनों में आश्रय प्रदान करती है और कुछ का निराकरण भी करती है, यानी कि समझौता करवाती है। तो महिला जो है अगर वो संकटग्रस्त है तो उसकी चिकित्सा सुविधा मुहैया कराएगी, अगर उसे कोई कानूनी सलाह चाहिए वो मुहैया कराएगी, उसको मनोवैज्ञानिक सलाह उपलब्ध कराया जाएगा, मानसिक चिकित्सा परामर्श आदि इस सखी वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से किए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ महिला कोष। छत्तीसगढ़ महिला कोष जिसका गठन किया गया 2 फरवरी 2002 को, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसका उद्देश्य महिलाओं के आर्थिक एवं अभी जो हमने देखा सामर्थ्य जिसके अंतर्गत महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है, उसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ महिला कोष भी आएगा। आर्थिक एवं सामाजिक विकास संबंधित कार्यों को बढ़ावा देने एवं महिला सशक्तिकरण के लिए छत्तीसगढ़ महिला कोष का गठन किया गया। ठीक, इसके अंतर्गत लाभार्थी कौन होंगे? विधवा महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिला, ऐसी महिला जिसका उम्र 35 से 45 वर्ष का है और उनका विवाह नहीं हुआ है, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिला यानी कि डिवोर्स्ड आपकी वुमेन, एवं महिला स्व सहायता समूह इसके अंतर्गत लाभार्थी होंगे। इस छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत अलग अलग योजनाएं संचालित है। अब ये योजनाएं कौन कौन सी है इसे एक नजर में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर है ऋण योजना। ऋण योजना की शुरुआत छत्तीसगढ़ महिला कोष के अंतर्गत अगस्त 2003 में की गई। महिला स्वास्थ्य समूह इस ऋण योजना के अंतर्गत लाभार्थी होंगे। कोई एक इंडिविजुअल महिला नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप, तो महिलाओं का स्व सहायता समूह इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी होगा। इसमें महिलाओं को ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। महिला स्व सहायता समूहों को पहली बार में अधिकतम 1 से 2 लाख रुपए का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा और इस ऋण को
अगर महिला स्व सहायता समूह ब्याज के साथ वापस कर देती है सफलतापूर्व ऋण वापसी पर, दूसरी बार जब ये ऋण के लिए आवेदन करेगी तो दूसरी बार में इन्हें 4 से 6 लाख रुपए तक की राशि ऋण के रूप में लोन के तौर पर प्रदान की जाएगी। ऋण 3% साधारण वार्षिक ब्याज पर दिया जाएगा। ठीक है, महिलाओं का स्व सहायता समूह अगर ऋण के लिए आवेदन करता है तो पहले बार में उन्हें कम से कम 1 लाख और अधिक से अधिक 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। और अगर इस राशि को, लोन की राशि को सफलतापूर्वक वापस कर देते हैं और दूसरी बार लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो उन्हें 4 से 6 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी 3% साधारण वार्षिक ब्याज की दर से। महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। दूसरा है सक्षम योजना। वर्ष 2009-10 में इस योजना की शुरुआत हुई। इसके अंतर्गत विधवा महिला, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिला, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिला इस सक्षम योजना के तहत पात्र है। इसमें व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए 1 लाख रुपए तक का ऋण इन महिलाओं को प्रदान किया जाता है। विधवा महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, 35 से 45 वर्ष की आपकी अविवाहित महिला जिनकी शादी नहीं हुई है, और तलाकशुदा महिला इसके अंतर्गत पात्र होगी, जिन्हें खुद का व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट है आपका स्वावलंबन योजना। इसकी शुरुआत भी वित्तीय वर्ष 2009-10 से हुई है। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिला, कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिला जो है इसमें शामिल है। वर्ष 2017-18 से इस आपके स्वावलंबन योजना की पात्रता को बढ़ाते हुए यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव तथा तृतीय लिंग को भी शामिल किया गया है। ऐसी महिलाएं जो कि यौन उत्पीड़न का शिकार हुई है, जो कि HIV एड्स से ग्रसित है, यहां तक कि तृतीय लिंगानुपात, थर्ड जेंडर को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें व्यवसाय दक्षता प्रदान कर उन्हें स्वावलंबी बनाने के आधार हेतु आय उपार्जन गतिविधियों में प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान किया जाएगा। यानी कि अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए उन्हें व्यवसाय संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। यह प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत राज्य कौशल विकास प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान किया जाएगा। यानी कि उन्हें ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। कोई सिलाई सीखना चाहती तो उन्हें सिलाई का ट्रेनिंग प्रदान किया जाएगा। ठीक है, 11 सितंबर 2023 को एक अपडेट आया है, जो इससे पहले हमने योजना पढ़ा सक्षम योजना। सक्षम योजना के अंतर्गत हमने देखा विधवा महिला, 35 से 45 वर्ष आयु वर्ग की अविवाहित महिला और आपका तलाकशुदा महिला, ये 3 है इसमें संबंधित। अगर जो 3 क्राइटेरिया दिया गया है, उस 3 क्राइटेरिया के अंतर्गत अगर पात्र महिला उपलब्ध नहीं होती है तो चौथा कैटेगरी जोड़ा गया है 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की सभी जरूरतमंद महिला। अगर 3 कैटेगरी की महिला उपलब्ध नहीं होती तो उस कंडीशन पे 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की सभी जरूरतमंद महिला जिनके परिवार की वार्षिक आय 1 लाख के स्थान पर महिला की वार्षिक आय सीमा 2 लाख तक हो, वे भी योजना के लिए लाभ होंगे। पहले क्या था कि इस योजना में सभी आपके 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग की जरूरतमंद महिलाओं का क्राइटेरिया रखा गया था कि परिवार की वार्षिक आय 1 लाख होनी चाहिए, 1 लाख से कम होनी चाहिए। अब परिवार की वार्षिक आय को हटा करके महिला की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए, तब उन्हें सक्षम योजना के तहत व्यवसाय के लिए 1 लाख का लोन मिलेगा। इसमें एक सुधार किया गया है, सुधार नहीं अपडेशन आया है 11 सितंबर 2023 को। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना। दुर्ग जिले के पाटन से 1 मार्च 2022 को इस योजना की शुरुआत हुई। छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के अंतर्गत, ध्यान दीजिएगा, ये महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत नहीं, छत्तीसगढ़ श्रम विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना संचालित है। श्रमिक परिवार, ठीक है, यानी कि मजदूर परिवार, श्रमिक परिवार की बेटियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से तथा उन्हें शिक्षा, रोजगार, स्वरोजगार तथा उनके विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इसे पात्र कौन होंगे? श्रमिक परिवार की प्रथम 2 बेटियों जिनकी उम्र न्यूनतम 18 वर्ष और 21 वर्ष से अधिक ना हो तथा वह अविवाहित हो, उन्हें यह योजना का लाभ मिलेगा। ठीक है, श्रमिक परिवार की अधिकतम 2 बेटी जिनका कम से कम उम्र 18 साल होना चाहिए और 21 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए और वो अविवाहित होना चाहिए, उन्हें 20-20 हजार रुपए की आर्थिक सहायता एक मुश्त प्रदान की जाएगी। ठीक है, 20,000 रुपए की आर्थिक सहायता एक मुश्त प्रदान की जाती है। अब नेक्स्ट है महिला आवास एवं संरक्षण। महिलाओं के लिए जगह जगह पर आवास एवं संरक्षण आश्रय बनाए गए हैं। सबसे पहला है आपका शक्ति सदन। अब ये शक्ति सदन क्या है? इस शक्ति सदन का उद्देश्य क्या है? समाहित हमारे प्रदेश में पहले स्वाधार गृह और उज्ज्वला गृह योजना के नाम से 2 आश्रय गृह संचालित थे।
उन दोनों को समाहित करते हुए एक नया आश्रय गृह बनाया गया जिसे नाम दिया गया शक्ति सदन। इसमें केंद्र और राज्य सरकार का अंशदान होता है 60-40 का, यानी कि केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% वित्तीय सहायता इन्हें प्रदान करती है। लाभार्थी कौन होंगे? संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा महिला, निराश्रित महिला, तिरस्कृत, परित्यक्तता और बच्चे तथा महिलाओं की मानव तस्करी और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित महिला। ठीक है, ऐसी महिला जो कि संकटग्रस्त है, महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, निराश्रित महिला यानी कि उसके परिवार में कोई भी नहीं है, तिरस्कृत या परित्यक्त महिला ऐसी महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है, और बच्चे तथा महिला जो कि मानव तस्करी ह्यूमन ट्रैफिकिंग से ग्रसित है और व्यावसायिक यौन शोषण से पीड़ित महिला को इस शक्ति सदन के तहत आश्रय प्रदान किया जाएगा। इस योजना में संस्था के लाभार्थियों को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विधिक सहायता और पुनर्वास प्रदान किया जाता है। हमारे प्रदेश में 4 शक्ति सदन संचालित है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। हमारे प्रदेश में कुल कितने शक्ति सदन संचालित है? 4। कहां पर? कोरिया, कोरबा, बिलासपुर, सरगुजा। इन चारों के नाम याद होने चाहिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। हमारे प्रदेश से किसी एक स्थान पर महिलाओं के लिए शक्ति सदन संचालित नहीं है, तो कहां पर नहीं है? इन 4 को छोड़कर कोरिया, कोरबा, बिलासपुर और सरगुजा। नेक्स्ट है सखी निवास। यह भी महिलाओं के लिए एक आश्रय स्थल है, सखी निवास। सखी निवास का उद्देश्य क्या है? व्यावसायिक प्रतिबद्धता के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाले कामकाजी महिलाओं, जॉब ट्रेनिंग की महिलाएं, उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही बालिकाओं के लिए सुरक्षित किफायती आवास उपलब्ध कराना सुनिश्चित है। इसमें केंद्र और राज्य का जो अंशदान है वो है 60-40। 60% केंद्र सरकार वित्तीय सहायता देगी, 40% राज्य सरकार देगी। जहां पे जो आपका शक्ति सदन था वो संकटग्रस्त महिला, विधवा, परित्यक्त महिला के लिए था, वहीं पर ये जो आपका सखी निवास है ये कामकाजी महिलाओं के लिए है। ऐसी महिला जो कि दूसरे किसी शहर में जाकर के कार्य के सिलसिले में अपने परिवार से दूर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर के रह रही है, ऐसी बालिकाएं जो कि पढ़ाई लिखाई के लिए, कॉलेज के लिए अपने घर परिवार से दूर किसी दूसरे स्थान पर उन्हें रहना पड़ रहा है, किसी जॉब ट्रेनिंग के लिए उन्हें घर परिवार से दूर दूसरे स्थान पर रहना पड़ रहा है, तो उनके लिए आवास उपलब्ध कराया जाता है, वो है सखी निवास। ठीक, हमारे प्रदेश के 4 जिलों में सखी निवास संचालित है। रायपुर, बिलासपुर, धमतरी, रायगढ़ में 6 सखी निवास का संचालन किया जा रहा है। नेक्स्ट है नारी निकेतन। नारी निकेतन क्या है? 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्या, ठीक है, ऐसी कन्या जिनको उम्र 16 वर्ष से अधिक है और वो अनाथ है, विधवा महिला जिसके पति की मृत्यु हो चुकी है, निराश्रित महिला जिसका कोई नहीं है, परित्यक्त महिला जिसके पति ने उसे छोड़ दिया है, अविवाहित माता यानी कि बिना शादी के वो माता बन चुकी है, तिरस्कृत व बेसहारा महिला, समाज से प्रताड़ित महिलाओं को आश्रय एवं सहारा प्रदान किया जाता है नारी निकेतन के माध्यम से। नारी निकेतन में संस्था में महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण व पुनर्वास की व्यवस्था की जाती है। प्रदेश के 3 जिलों में नारी निकेतन संचालित है, रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा में। ठीक है, इसे भी याद रखना। नेक्स्ट देखिए मिशन वात्सल्य। अब ये अभी तक तो हम महिलाओं को पढ़ रहे थे, ये कुछ बच्चों से संबंधित है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत कम है, इसलिए थोड़ा फटाफट बताऊंगा। इसमें जनरली ऐसे बच्चे जो कि किसी का अपराध के कारण बाल सुधार गृह में है, वो कुछ उस कॉन्सेप्ट पे मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत बहुत सारे संरक्षण गृह संचालित है, उसे एक नजर में बस थोड़ा सा याद रख लीजिए। इससे क्वेश्चन पूछे तो नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पूछा जाता तो आपके महिला पर्यवेक्षक के एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की संभावना थी। छत्तीसगढ़ के व्यापम एग्जाम में या पीएससी में इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे या नहीं इसकी कोई जानकारी नहीं, लेकिन हाँ ये महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस में था, तो एक बार इसे देख लीजिए। पहला है आपका संरक्षण गृह, बाल संप्रेषण गृह। बाल संप्रेषण गृह क्या है? विधि के विरुद्ध कार्य करने वाले अंडर ट्रायल बच्चों को किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर बाल संप्रेषण गृह में रखा जाता है। विधि विरुद्ध यानी कि कानून के विरुद्ध कार्य करने पर अगर उस बच्चों पर कोई कानूनी प्रक्रिया चल रही है, अंडर ट्रायल बच्चे हैं, तो किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर उन्हें बाल संप्रेषण गृह में रखा जाता है। हमारे प्रदेश में बालकों के लिए, लड़कों के लिए 11 जिलों में आपका बाल संप्रेषण गृह संचालित है। रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कोरबा, दंतेवाड़ा, जशपुर, रायगढ़, राजनांदगांव और महासमुंद। तथा लड़कियों के लिए 3 जिलों में, राजनांदगांव, अंबिकापुर और जगदलपुर में। नेक्स्ट है बालकों के लिए विशेष गृह।
किशोर बोर्ड न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध पाए जाने पर, पहले तो उनके ऊपर कानूनी प्रक्रिया चल रही थी, यानी कि अंडर ट्रायल था, सुनवाई चल रही थी, कोर्ट में केस चल रहा था। अब अगर दोष सिद्ध हो जाता है तो दोष सिद्ध पाए जाने के उपरांत बच्चों को सुधारात्मक उपचार हेतु विशेष गृह में रखने के आदेश दिए जाते हैं। बालकों के लिए 4 जिलों में विशेष गृह संचालित है, दुर्ग, बिलासपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर। बालिकाओं के लिए 3 जिले में, राजनांदगांव, जगदलपुर, अंबिकापुर। सेम कॉपी पेस्ट हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद है बाल गृह। बाल गृह क्या है? देख रेख व संरक्षण की आवश्यकता वाले ऐसे बच्चे जिन्हें दीर्घावधि के लिए आश्रय, देख रेख व संरक्षण की आवश्यकता है, उन्हें बाल कल्याण समिति के आदेश पर बाल गृह में रखा जाता है। देखिए यहां पर इससे पहले हमने जो पढ़ा वो बच्चे किसी कानूनी अपराध में फंसे थे। यहां पर ऐसे बच्चे जिन्हें देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता है और दीर्घावधि के लिए उन्हें आश्रय देने व संरक्षण की आवश्यकता है, यानी कि कोई अनाथ बच्चा है जिसे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ा गया है, तो उनके लिए बनाया जाता है बाल गृह, ठीक है। जिन्हें लंबे समय तक, यानी कि बचपने से लेकर बड़े होते तक उन्हें देखरेख की आवश्यकता है, उन्हें बाल गृह में रखा जाएगा। हमारे प्रदेश में जो है शासकीय बाल गृह की संख्या 6 है और अशासकीय बाल गृह की संख्या ये है 38। उसका नेक्स्ट है विशिष्ट दत्तक पुत्र अभिकरण। अनाथ, परित्यक्त अभ्यर्थी बच्चे तथा अभ्यर्थी बच्चे जिन्हें दत्तक पर दिया जाना होता है, उन बच्चों के लिए कार्यवाही विशिष्ट दत्तक ग्रहण अभिकरण द्वारा की जाती है। इसकी क्षमता अधिकतम 10 बच्चों की होती है, ठीक है। ये जो आपका है ये अनाथ तथा परित्यक्त तथा अभ्यर्थी बच्चों के लिए विशिष्ट दत्तक पुत्र अभिकरण होते हैं। विशिष्ट दत्तक पुत्र अभिकरण 13 जिलों में है, रायपुर में 2, बिलासपुर में 2, रायगढ़, दंतेवाड़ा, महासमुंद, दुर्ग, कांकेर, कवर्धा, जशपुर, बस्तर, कोरबा, राजनांदगांव और सरगुजा में संचालित है। खुला आश्रय गृह। खुला आश्रय गृह क्या है? घुमंतु बच्चे, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे जिन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो कि बाल श्रमिक है, पर बाल आश्रय अधिनियम के अंतर्गत नहीं है, ऐसे बच्चों को मुख्य धारा में लाने के लिए दिन रात आश्रय प्रदान किया जाता है खुला आश्रय गृह के माध्यम से। बालकों के लिए 8 जिलों में, दुर्ग आपका रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा और कोरबा। बालिकाओं के लिए 2 जिले में, रायपुर और जशपुर में खुला आश्रय गृह संचालित है। उसके बाद नेक्स्ट है प्ले ऑफ सेफ्टी। 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिनके विरुद्ध जघन्य अपराध कारित करने पर आरोप है या दोष सिद्ध है तथा 21 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति जिन पर अपराध कारित करने का आरोप है और अपराध कारित करते समय वह 18 वर्ष से कम आयु के हो, उन्हें प्ले ऑफ सेफ्टी के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे, 18 वर्ष के आयु के बच्चों को एडल्ट कहा जाता है, ठीक है, वयस्क माना जाता है। 16 वर्ष से अधिक आयु के बच्चे जिन्होंने जघन्य अपराध किया, कोई बड़ा अपराध किया है और उन पर दोष सिद्ध हुआ है, ये पहला कंडीशन। 21 वर्ष से अधिक आयु के अपराध कारित करने का आरोप है और जो अपराध कारित करते समय 18 वर्ष से कम आयु के, यानी कि वर्तमान में उनकी आयु 21 वर्ष है, लेकिन जब उन्होंने अपराध किया था तब उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी, उन्हें प्ले ऑफ सेफ्टी के अंतर्गत रखा जाता है। प्ले ऑफ सेफ्टी 5 जिलों में है, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, जगदलपुर, सरगुजा, ठीक है, 5 आपके संभाग मुख्यालयों में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सुचिता योजना। सुचिता योजना जो कि प्रारंभ हुआ 24 जनवरी 2017 को। इसका उद्देश्य दूरस्थ अंचलों की स्कूल में किशोरी बालिकाओं को स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी नैपकिन की सुगमता से उपलब्ध कराना। पहला कंडीशन, दूरस्थ अंचल की बालिका, इन्हें जिनको स्कूलों में, ठीक है, स्कूलों में स्वच्छ एवं कम लागत की सैनिटरी पैड या सैनिटरी नैपकिन उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। हायर एवं सेकेंडरी स्कूलों में सैनिटरी वेंडिंग मशीन और भस्मक इकाई स्थापित किया जा रहा है इस सुचिता योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना। अब ये मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना क्या है? इसका प्रारंभ हुआ वर्ष 2009 से। इसका उद्देश्य गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण दर में कमी करना इसका मुख्य उद्देश्य है। योजना के तहत गंभीर कुपोषित तथा संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकता अनुसार बाल रोग विशेषज्ञों के परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना के तहत। वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितंबर माह तक लगभग 44,210 हितग्राही इसमें लाभान्वित है। अब कुछ टोल फ्री नंबर है, उसे भी देख लीजिए। निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श के लिए 104 टोल फ्री नंबर, संजीवनी एम्बुलेंस के लिए
आपका 108 प्रारंभ हुआ 2011 से। महतारी एम्बुलेंस के लिए 102 2013 से प्रारंभ हुआ। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, प्रदेश के 26 जिले तथा दो रेलवे यूनिट में ये संचालित है। आंगनबाड़ी केंद्र की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हमारे प्रदेश में 46,290, ये भी महिला पर्यवेक्षक के लिए इंपॉर्टेंट था, 46,290 आंगनबाड़ी तथा 5,673 मिनी आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। आंगनबाड़ी केंद्र की स्थापना के लिए भी अलग अलग आबादी का क्राइटेरिया है। अगर हम ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की बात करें तो ग्रामीण या शहरी क्षेत्र जहां की जनसंख्या 400 से 800 के आसपास है, वहां पर एक आंगनबाड़ी केंद्र होंगे। ऐसे क्षेत्र जहां की जनसंख्या 800 से 1600 है, उस क्षेत्र में 2 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ऐसे क्षेत्र जहां की आबादी 1600 से 2400 है, वहां पे 3 आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। वहीं अगर आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र और दुर्गम क्षेत्र है, ठीक है, ये तो आपका ग्रामीण या शहरी क्षेत्र, और ये है आपका आदिवासी पहाड़ी क्षेत्र दुर्गम क्षेत्र है, तो वहां 300 से 800 की आबादी पर एक आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अब दूसरा है मिनी आंगनबाड़ी केंद्र। शहरी ग्रामीण और शहरी परियोजना के अंतर्गत अगर 150 से 400 की जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र, आदिवासी पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्र में 150 से 300 की आबादी पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित किए जाने का प्रावधान है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट है नवाबिहान योजना। बहुत सारी योजनाएं हैं, बहुत बड़ा चैप्टर है हमारे इस साल के आर्थिक सर्वेक्षण में। नवाबिहान योजना क्या है? घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार परिवहन, चिकित्सा, आश्रय एवं पुनर्वास तथा परामर्श सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु नवाबिहान योजना संचालित है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्र संरक्षण अधिकारी तथा सेवा प्रदाता की नियुक्ति की गई है। संकट में फंसी महिलाओं को महिला संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को आवश्यकता अनुसार, ऐसी महिला जो कि आपकी डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार है, उन्हें घर से लाने के लिए परिवहन, चिकित्सा, आश्रय, पुनर्वास, परामर्श आदि की सुविधा इस नवाबिहान योजना के माध्यम से की जाती है। यानी कि घरेलू हिंसा के लिए नवाबिहान योजना संचालित है हमारे प्रदेश में। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2018 से हुई, यह बहुक्षेत्रीय विकास कार्यक्रम 2008-9 का पुनर्गठन है। इसका उद्देश्य क्या है? अल्पसंख्यक बहुल इलाकों के विकास तथा शैक्षणिक व समग्र विकास से संबंधित है। ये अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों के लिए है। जशपुर जिले में मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम लागू है। जशपुर जिले के 5 विकास खंड जशपुर, मनोरा, दुलदुला, कुनकुरी और आपका कांसाबेला, ये इसका चयन किया गया है। यानी कि हमारे प्रदेश में एक ही जिला जशपुर जिसके 5 विकास खंडों का चयन हुआ है। इस प्रोग्राम के अंतर्गत शिक्षा के लिए आधारभूत संरचना विकास, स्वास्थ्य, स्वच्छता, आवास, सड़क, पेयजल, आय के अनेक अवसर उपलब्ध कराने के लिए यह अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो यहां पर आपका छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण का अध्याय 15 होता है समाप्त। ठीक, इसके अंतर्गत एक और आपको अपडेट करना है, करंट अफेयर का टॉपिक था, वो था आपका वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना। ठीक, इसको मैंने शायद आर्थिक सर्वेक्षण में कवर कराया है। वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना, आर्थिक सर्वेक्षण के वीडियो को थोड़ा उठा करके देखिएगा। आयुष्मान करंट अफेयर, छत्तीसगढ़ करंट अफेयर के वीडियो को उठा के देखिएगा। ये कुछ नया नहीं है, जो पिछली सरकार थी, भूपेश बघेल जी की सरकार, उन्होंने डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना की जो उन्होंने शुरुआत की थी, उसका नाम परिवर्तित करके वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना कर दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान की जाएगी और एपीएल अबव द पॉवर्टी लाइन परिवारों को 50,000 रुपए तक का स्वास्थ्य सहायता प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये जो आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना है, ये 1 जनवरी 2020 को लागू हुआ था। यानी कि इस योजना की शुरुआत हुई थी
और इस योजना के तहत आपके एक बिलो दी पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार को 5 लाख रुपए तक की सहायता, और एबव दी पॉवर्टी लाइन यानी कि गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवारों को 50,000 रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता प्रदान किया जाता है, जिसका नाम परिवर्तित करके वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना किया गया है। इसको ऐड कर लीजिएगा। बाकी करंट अफेयर की भी प्रीवियस वीडियो में जाके देखेंगे तो वहां पे भी आपको इसके डाटा मिल जाएंगे। तो यहां आपका अध्याय 5 स्वास्थ्य वाला टॉपिक होता है समाप्त। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।